गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार है। कैसे हो? ठीक हो? देखो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे ब्लड के अगले टॉपिक कि नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस या नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है। नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म ये है कि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर क्या है, ब्लीडिंग हो रही है। अब उस ब्लीडिंग पार्ट है के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग में क्या है, क्लॉटिंग को क्या है, नॉर्मलाइज करना कि वहाँ पर क्या है, क्लॉटिंग एक्सेसिव ना हो। तो उसको तो नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म भाई नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है? एक होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। इट इज ए होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस। इट इज used for homeostasis derived for clotting process। इट इज मिनिमाइजेशन ऑफ ए क्लॉटिंग को क्या करता है ये? इट मिनिमाइज करता है, मिनिमाइजिंग द क्लॉटिंग। बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग है, अब मिनिमाइज कब करेगा? अगर इन एक्सेसिव बॉडी इंजरी, अगर बॉडी के अंदर क्या है, इंजरी क्या है, एक्सेसिव हो रही है, तो उस समय क्या काम करेगा ये? मिनिमाइज करने का काम। ये चार तरह से होता है। देयर आर फोर कंपोनेंट्स। देखो इसमें इस कंपोनेंट्स के अंदर एक आता है वास्कुलर रेस्पॉन्स। क्या आता है इसके अंदर? एक वास्कुलर रेस्पॉन्स आता है। दूसरा है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशंस और प्लेटलेट प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर और एक था लाइसिस ऑफ क्लॉट। वास्कुलर रेस्पॉन्स, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशंस, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड लाइसिस ऑफ क्लॉट। क्या प्रॉब्लम हो रही है सोनू? अब इसमें आता है पहला वास्कुलर रेस्पॉन्स। फर्स्ट है वास्कुलर रेस्पॉन्स। अगर वास्कुलर रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर कितना पार्ट क्या है, इंजर्ड हुआ है। इट इज यूज्ड फॉर बॉडी पार्ट इंजर्ड। अगर वहाँ की बॉडी की जो वेसल्स है, अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हुए, इंजर्ड हुई है। अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इंजर्ड हुई है, तो वहाँ टू मैकेनिज्म के द्वारा
टू फैक्टर वर्क। टू फैक्टर वर्क किस प्रकार, एक तो इंट्रांसिक फैक्टर की तरह काम करेगा और द्वितीय करेगा एक्सट्रांसिक फैक्टर की तरह। कैसे? इंट्रांसिक फैक्टर और एक्सट्रांसिक फैक्टर। अगर इंट्रांसिक फैक्टर की मैं बात करूं तो इंट्रांसिक फैक्टर के अंदर अगर वेसल की सरफेस इंजरी हुई है, कौन सी सरफेस? वेसल की सरफेस इंजरी हुई है, तो उस जगह पर क्या है, उसके कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, क्या करेगा उस वेसल्स को, अगर इंटरनल की, अगर इंटरनल पाथवे के अंदर है या इंटरनल पाथवे के अंदर क्या है, इंजर्ड हुआ है, ब्लड वेसल्स की क्या होती है, इंटरनल पाथवे के अंदर क्या है, इंजरी हुई है, या आप कह लो उसके वाल की सरफेस पे वास्कुलर वाल, अगर इसके वास्कुलर वाल के अंदर इंजरी हुई है तो यहाँ पर इपिथेलियल का क्या होता है, प्लग फॉर्मेशन होता है। इपिथेलियल का भी क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, कोलेजन आ जाएंगे। अगर कोलेजन इस वास्कुलर जो वाल के ऊपर आने के बाद में वो क्या करता है, इस एरियाज को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। क्या करता है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, धुते के शॉर्टनिंग कर देता है, ऑफ शॉर्टनिंग द साइज। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और उसके साइज को शॉर्टनिंग करेगा तो ब्लड का जो है, ब्लड क्लॉटिंग है इजीली उस एरिया को होना चालू हो जाएंगे। उस एरिया के अंदर जो ब्लीडिंग हो रहा था, उस ब्लीडिंग का क्या है, वह इजीली आराम से क्या है वहाँ पे। अगर बात करते हैं एक्सट्रांसिक की, एक्सट्रांसिक के अंदर क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। अगर यहाँ एक्सट्रांसिक के अंदर क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट, और जो ब्लीडिंग है, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग, वहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट कैसे करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर एक्ट करेंगे, एक्ट करने के बाद में उस एरियाज के अंदर क्या है, एडेशन का काम करेंगे, एग्लूटिनेशन का काम करेंगे। ये दूसरे का आता है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अगर प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन है, कैसे, अगर वेसल्स, बॉडी की वेसल्स इंजर्ड हुई है, देखो बॉडी वेसल्स क्या है, इंजर्ड है, दैट इज बॉडी वेसल्स इंजर्ड। अगर ये बॉडी की वेसल्स इंजर्ड हुई है तो यहाँ पे क्या है, कोलेजन का, कोलेजन क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। अगर कोलेजन एग्रीगेशन होता है तो वहाँ का क्या करता है, प्लगिंग का फॉर्मेशन करता है। क्या है, देखो जब कोलेजन क्या है, एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेशन ऑफ कोलेजन, एग्रीगेशंस ऑफ कोलेजन, जब कोलेजन एग्रीगेट होता है तो वह क्या करता है, एडेसिव,
उस एडेसिव का काम करता है। कोलेजन एडेसिव का काम करता है और एडेशन को क्या कहते हैं? एडहेशन इज कमांड वन another. Addition is combined one another and formation इसका प्लग का क्या करता है? यहाँ प्लग का फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन होता है तो ब्लीडिंग क्या हो जाती है? ब्लीडिंग क्या हो जाती है? स्टॉप। ब्लीडिंग क्या हो जाती है? यहाँ पे ब्लीडिंग का स्टॉपेज हो जाता है। अब इस मैकेनिज्म को करने के लिए द रेस्पॉन्सिबल सीरोटोनिन क्या करता है? सिक्रेशंस का काम करता है, एग्लूटिनेशंस का काम कराता है, एडेशन का काम कराता है। थर्ड नंबर है प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर देखो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा जो प्रोटीन है सर्कुलेशंस इन इनएक्टिव फॉर्म क्या करती है? सर्कुलेट होती रहती है, सर्कुलेटिंग इन एक्टिव फॉर्म और स्टिमुलेशन इनिशिएटिंग करती है। इनिशिएटिंग किसके लिए? क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। क्लॉटिंग फैक्टर स्टिमुलेशंस को इनिशिएशंस किसके लिए? क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। अगर क्लॉटिंग फैक्टर के लिए इनिशिएशंस करते हैं तो कोलेजन को क्या है? एक्टिवेट करता है। इट एक्टिवेट कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन करता क्या है? ये कोलेजन क्या है? एंडोथेलियल के ऊपर क्या? एंडोथेलियल ऑफ द वेसल। एंडोथेलियल ऑफ द वेसल्स वाल। उस वेसल्स की एंडोथेलियल वाल को क्या कर देता है? ये नेरो। इट नेरो द इंजर्ड सरफेस को। इट नेरो द इंजर्ड सरफेस एंड स्टॉपेज ब्लड। और ब्लीडिंग क्या है? वहाँ पे रुक जाती है। ब्लीडिंग क्या है? स्टॉपेज हो जाती है।
अब आता है लाइसिस ऑफ क्लॉट। लाइसिस ऑफ क्लॉट देखो, अगर ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, नो स्पेसिफाई स्टेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर SPCA, सीरम प्लाज्मा, सीरम प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्सेशन इंसिडेंट, आठवां है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर, PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, वो प्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बो और हैगमन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फर्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल, नो स्पेसिफाई स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर, PTA, हैगमन और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। All are blood clotting factors. There are two pathway. First है extrinsic pathway, extrinsic pathway. Second है intrinsic pathway. एक्सट्रांसिक पाथवे और इंट्रांसिक पाथवे।
इंट्रांसिक पाथवे, इंट्रांसिक पाथवे किसके अंदर, क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर, एट इंजर्ड साइट वेयर इज ए और एक्सट्रांसिक ऑफ इंजरी। इस वर्क को कौन कराता है, सेरेटोनिन, कौन, सेरेटोनिन। अब एक्सट्रांसिक पाथवे और इंट्रांसिक पाथवे देखो, अगर एक्सट्रांसिक पाथवे, एक्सट्रांसिक पाथवे के अंदर क्लोटिंग फैक्टर है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 है। अगर ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 कन्वर्टेड इनटू 12A in presence of damage of vessel surface, अगर वेसल्स के सरफेस क्या है, डैमेज है, अगर 12th है क्लोटिंग फैक्टर, ये क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, इट कन्वर्ट इनटू 11 इन प्रेजेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट वेट काइनेज, किसकी उपस्थिति में, हाई मोलिकुलर वेट, हाई मोलिकुलर काइनेज, हाई मोलिकुलर वेट काइनेज की उपस्थिति में इट कन्वर्ट इनटू 11A इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस, किसके साथ में, कैल्शियम +2 के साथ में, और दैट इज 9A, और टेंथ कैल्शियम +2 और प्लेटलेट्स और लिपोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन, प्लेटलेट्स एंड लिपोप्रोटीन की प्रेजेंस के अंदर इट कन्वर्ट इनटू 10A। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सट्रांसिक पाथवे डैमेज क्या हो रही है, टिश्यू डैमेज, डैमेज टिश्यू और थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम +2 के साथ में। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन है थ्रोम्बोप्लास्टिन
कैल्शियम प्लस प्लेटलेट्स प्लस लेट लिपोप्रोटीनेज की उपस्थिति में इंट्रांसिक पाथवे और एक्सट्रांसिक। अब इंट्रांसिक पाथवे कैसे क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर रेस्पॉन्सिबल 12th 12वें नंबर का फैक्टर दैट इज ए हैगमन फैक्टर। अगर हैगमन फैक्टर डैमेज ऑफ ब्लड वेसल सरफेस इट कन्वर्ट इनटू 12A हाई मोलिकुलर वेट काइनेज की प्रेजेंस के उपस्थिति में इट कन्वर्ट इनटू PTA किसके अंदर PTA के अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के अंदर इट कन्वर्ट इनटू 11A एंड 11A इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम के साथ में इट कन्वर्ट इनटू 9 इज ए क्रिसमस फैक्टर्स कन्वर्टेड इनटू 9A के अंदर एंड 9A कन्वर्ट इनटू स्टुअर्ट पावर के अंदर स्टुअर्ट इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स एंड लिपोप्रोटीनेज थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर दैट इज ए इंट्रांसिक पाथवे और एक्सट्रांसिक पाथवे। अगर डैमेज टिश्यू कैल्शियम के साथ में थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और लिपोप्रोटीन के प्रेजेंस के अंदर ये स्टुअर्ट पावर अगर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर क्या है कन्वर्ट हो जाता है। देखो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम किसकी उपस्थिति में कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन इनटू कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन दैट इज ए इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म। ये क्या है प्रोथ्रोम्बिन इज ए इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है ये किसके अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो। अगर यही एक फाइब्रिनोजन अगर फाइब्रिनोजन क्या है दैट इज ए सोल्यूबल इट कन्वर्ट इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन सोल्यूबल that is a clot। अब आते हैं एंटीकोगुलेंट।
एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट किसके अंदर काम आते हैं? कोगुलेशन से नहीं हो देता। एंड द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट द कोगुलेशन को, किसको? कोगुलेशन को रोकता है। अब एंटीकोगुलेंट है, उसके अंदर फर्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन, वारफेरिन, हिपेरिन है, वारफेरिन है, ईडीटीए, ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, वारफेरिन क्यूमोलिन डेरिवेटिव, क्यूमोलिन डेरिवेटिव्स। वारफेरिन क्या है? क्यूमोलिन डेरिवेटिव्स, ऑक्जेलेट। और नेक्स्ट है सिट्रेट। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है वह? एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटी, हिपेरिन क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अगर हिपेरिन का एंटीडोट्स प्रोटामिन सल्फेट, हिपेरिन का एंटीडोट्स क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट। अगर हिपेरिन की जो यूज़ की बात करें तो हिपेरिन का यूज किस? कार्डियक सर्जरी के अंदर। किसमें काम आता है? कार्डियक सर्जरी, द्वितीय के डायलिसिस के अंदर। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीडोट्स की बात करूँ तो प्रोटामिन सल्फेट अगर यूज है तो कार्डियक सर्जरी के अंदर और डायलिसिस के अंदर हिपेरिन का यूजफुल फॉर्म। द्वितीय के वारफेरिन, वारफेरिन, वारफेरिन क्यूमोलिन डेरिवेटिव। वारफेरिन क्या है? क्यूमोलिन डेरिवेटिव है। वारफेरिन ओरल एंटीकोगुलेंट है। वारफेरिन क्या है? ओरल एंटी कोएगुलेंट। वारफेरिन क्या है? ओरल एंटीकोगुलेंट है। अगर एंटीडोट्स की बात करूं, इसका एंटीडोट्स विटामिन के है। अगर वारफेरिन का जो यूज है वाल्वुलर सर्जरी, वाल्वुलर वाल्वुलर रिपेयर के अंदर, द्वितीय के मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओरल एंटीकोगुलेंट, विटामिन के, वाल्वुलर रिपेयर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ईडीटीए। ईडीटीए
इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड पीबी पॉइजनिंग के अंदर अगर पेशेंट ने क्या ले लियो, लेड की पॉइजनिंग ले लियो, तो ईडीटीए लेबोरेटरी के अंदर प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। प्रिवेंट कैल्शियम, अब कैल्शियम को प्रिवेंट कैल्शियम बाइंडिंग, अगर कैल्शियम की बाइंडिंग नहीं होगी, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग। किसके अंदर हेल्पफुल है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ऑक्जेलेट, अगर ऑक्जेलेट प्लस कैल्शियम के साथ में, अगर ऑक्जेलेट कैल्शियम के साथ में बाइंड होके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब ऑक्जेलेट कैल्शियम के साथ में बाइंड होके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है तो ये ब्लड के अंदर टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, और ये क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो। अगर ऑक्जेलेट कैल्शियम के साथ में बाइंडिंग होके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है तो कैल्शियम को क्या करता है? ये रिमूव करने का काम करता है। रिमूव करेगा तो कंडीशन कैसी आ सकती है? हाइपोकैल्शियमिया जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सिट्रेट कैल्शियम सिट्रेट के साथ में मिलके कैल्शियम सिट्रेट बनाता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। अब ये मुख्यतः यूजफुल क्या है? टू स्टोर ब्लड इन लेबोरेटरी, टू स्टोर ब्लड इन ब्लड बैंक। कौन सा ब्लड बैंक के अंदर? कौन सा? सिट्रेट।
ये देखो, नेक्स्ट आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है? कार्ब देखो, एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन क्या है? एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर एग्जांपल फाइब्रिनोजन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। अगर प्रोटीन कौन कौन से? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड प्रोटीन कौन कौन सी है? मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड, इट मीन्स केवल वन कंपोनेंट्स। डाइसेकेराइड इट कंबाइंड विद टू कंपोनेंट्स। देखो, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है? माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बोलता? दैट इज ए माल्ट शुगर। या अनाज की शर्करा। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज। मिल्क शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, गैलेक्टोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर कैन शुगर। एक होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड
टू टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड होमोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड दैट इज हाइल्यूरोनिक एसिड है। देखो अगर होमोपॉलीसेकेराइड है, कौन सा है? होमोपॉलीसेकेराइड, स्टार्च और ग्लाइकोजन, हेटेरोपॉलीसेकेराइड हाइल्यूरोनिक एसिड और हिपेरिन। और दूसरे के हिपेरिन। देखो एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? जो बॉडी की मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करना, टू मेंटेन द बॉडी स्टेबिलिटी। क्या होता है? बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, टू मेंटेन बॉडी। दूसरे क्या? टू मेंटेन बॉडी की एसिड बेस बैलेंस को। दूसरे क्या है? टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, टू मेंटेन बॉडी एसिड बेस बैलेंस। द्वितीयक है इन एब्सेंस ऑफ ए पैथोलॉजिकल कंडीशन। कंडीशन कैसी होना चाहिए? पैथोलॉजी, एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ ए पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब एसिड बेस बैलेंस के अंदर एक वर्ड की स्टार लाइन लगा के लिख लो। अगर पीएच बढ़ती है, क्या करती है? पीएच बढ़ती है तो CO2 का लेवल क्या होता है? कम होता है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड की पीएच बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है? कम होता है। अगर पीएच कम होती है तो CO2 का लेवल बढ़ता है। अगर पीएच कम होती है तो CO2 का लेवल बढ़ता है। अगर पीएच बढ़ती है तो CO2 कम होता है। अगर पीएच डाउन है तो CO2 बढ़ेगा। एक कंडीशन हो, अगर पीएच बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट्स का लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। HCO3 माइनस का लेवल भी क्या है? बढ़ा हुआ मिलेगा।
अगर बॉडी की पीएच बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट्स का लेवल भी क्या है, अगर पीएच बढ़ती है तो CO2 का लेवल डाउन, पीएच घटती है तो CO2 बढ़ा हुआ। देखिए नॉर्मल पीएच कितनी, 7.35 टू 7.45, CO2 का लेवल नॉर्मल है 35 टू 45, बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल लेवल है 22 से 27, और अगर O2 का लेवल नॉर्मल है, SpO2 का नॉर्मल लेवल है 80% टू 100%। अब 7.35 टू 7.45, अगर जो नॉर्मल पीएच कितनी है 7.35 टू 7.45, अगर 7.35 से कम होंगी तो दैट इज कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन। अगर 7.45 से बड़ी हुई मिलेंगी तो एल्केलाइन, कौन सी कंडीशन होंगी, एल्केलाइन। अगर 7.35 से कम है दैट इज एसिडिक कंडीशन। अगर 7.45 है इससे बड़ी हुई है तो दैट इज एल्केलाइन कंडीशन। कंडीशन कैसी होंगी, एल्केलाइन वाली कंडीशन होंगी। अब देखो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या है, घटी हुई होंगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच क्या मिलेंगी, डाउन मिलेंगी। CO2 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा किसके अंदर, रेस्पिरेटरी एसिड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पीएच बढ़ी हुई होंगी, बाइकार्बोनेट्स भी क्या है, बढ़े हुए होंगे। पीएच भी बढ़े हुए, बाइकार्बोनेट भी बढ़े हुए। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, अगर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर पीएच क्या है, बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटा हुआ मिलेगा। अगर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस रेस्पिरेटरी भी पीएच भी क्या होती है, बढ़ी हुई मिलती है, और बाइकार्बोनेट भी क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है सर। एक आता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म
पार्शियल कंपेंसेटरी मैकेनिज्म और अनकंपेंसेटरी मैकेनिज्म। रेस्पायरेशन और मेटाबॉलिक कंपेंसेटरी। कंपेंसेट के अंदर क्या होता है, रेस्पायरेशन भी नॉर्मल होता है, मेटाबॉलिक भी नॉर्मल। मेटाबॉलिक नॉर्मल। पार्शियल कंपेंसेट कैसे? पार्शियल कंपेंसेट के अंदर क्या है दोस्त, अगर मेटाबॉलिक एब नॉर्मल हैं और रेस्पायरेटरी एब नॉर्मल हैं तो दैट इज वो कंपेंसेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम दो मित्र हैं, अगर दो मित्रों में से साथ साथ रहते हैं, एक मित्र के किसी भी कारण से क्या हो जाती है, उसको बीमारी हो जाती है, अगर उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करता है तो दैट इज उसको ठीक करने के लिए वो क्या है, हेल्पफुल कर रहा है, क्योंकि उसको आराम दे रहा है, उसको तो आराम दे रहा है और उसका काम को कौन कर रहा है, उसका मित्र कर रहा है। दैट इज जो उसका नॉर्मली जो रूटीन है वो नॉर्मल रूटीन क्या है, गड़बड़ा रहा है। तो दैट इज यही बात इसमें है कि ये क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अगर बाइकार्बोनेट एब नॉर्मल है तो दैट इज वो प्रयास कर रहा है, और रेस्पायरेटरी एब नॉर्मल है, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है। अब अनकम्पेंसेट, अनकम्पेंसेट के अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल, रेस्पायरेटरी अगर अनकम्पेंसेट है, वह कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर दोनों के दोनों ही बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल हैं, इट मीन्स उसके मित्र के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके भाई एक मित्र के बीमार होने का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स इंडिकेशन ये है कि उसके ऊपर इस चीज़ का बाइकार्बोनेट नॉर्मल आ रहा है और दूसरे के रेस्पायरेशंस क्या है, नॉर्मल आ रहा है। अगर दोनों ही नॉर्मल आ रहे हैं तो उसको कोई प्रभावित हुआ नहीं हुआ, इसलिए इट मीन्स अनकम्पेंसेट, वो कंपेंसेट ही नहीं कर रहा है कि अपना मित्र बीमार है तो वह कोई हेल्प नहीं कर रहा, और अगर वह हेल्प करता है इट मीन्स वह अनकम्पेंसेट, वो कोशिश कर रहा है उसको ठीक करने की। दैट इज अगर वह कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा, बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल आ रहा है, रेस्पायरेटरी दोनों नॉर्मल आ रहा है, तो देयर आर नो फंक्शंस एप्रिशिएशंस बाय एग्जाम्पल के लिए ए पेशेंट हुज, अगर ए बी जी रिजल्ट, सपोज करो उसका ए बी जी रिजल्ट, उसकी पीएच कितनी आ रही है, 7.3 7.45, उसके पीएच कितनी है 7.4। अगर उसका CO2 का लेवल देखो तो CO2 का लेवल क्या रहा है 30। अगर उसका बाइकार्बोनेट का लेवल देखो तो दैट इज बाइकार्बोनेट आ रहा है 27 रख लो, 22 रख लो, कितना आ रहा है 22 उसका बाइकार्बोनेट। अब ये क्या होगी, पीएच भी क्या है इसके, अब नॉर्मल पीएच कितने हैं,
अगर रेस्पिरेटरी, अगर पीएच बढ़ती है तो CO2 घटती है। पीएच बढ़ती है, CO2 घटती है। पीएच नॉर्मल लेवल पे, पर CO2 का लेवल क्या है, कुछ कम हुआ। इट मीन्स रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस या कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। उदाहरण सेकंड, अगर एबीजी रिजल्ट, अगर पीएच है 7.2 है, कितनी है पीएच 7.2 है, अगर बाइकार्बोनेट, अगर CO2 का लेवल कितना है 90 है, CO2 का लेवल कितना है 19 है, अगर बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है 22 है, तो ये क्या होगा, अगर पीएच क्या हो रही है, घट रही है, तो CO2 क्या है, बढ़ रहा है। पीएच घट रही है तो CO2 बढ़ रहा है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अब कंपेंसेट है कि अनकंपेंसेट है, नॉर्मल 35 to 45, 35 to 45, that is रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपेंसेटेड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपेंसेट, एक और एग्जांपल, ए पेशेंट एबीजी रिजल्ट जिसकी पीएच कितनी है 7.50, पीएच कितनी है 7.50, HCO3 कितना है 29 और CO2 का लेवल 50, CO2 कितना 50, नॉर्मल 7.35 to 7.45, 22 to 27 and 35 to 45. मेटाबॉलिक एल्केलोसिस,
तो प्यारे दोस्तों, समय की सीमाएं हुई समाप्त। थैंक यू। थैंक यू।